Hello and welcome back to Study Time Only. Today is 17 मई 2020। तो आज संडे है और आज हम देखेंगे द हिंदू एनालिसिस। इसके अंदर सभी इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स को हम डिस्कस करेंगे। साथ में बैकग्राउंड से जो न्यूज़ हमारे स्टैटिक पोर्शन से इंपॉर्टेंट है उसके हैंड रिटन नोट्स हम यहाँ पे प्रोवाइड करवाएंगे आपको। हैंड रिटन नोट्स की मदद से आपसे सारी न्यूज़ को डिस्कस करेंगे। साथ में ही प्रीलिम्स का एक क्वेश्चन मैं आपसे यहाँ पे डिस्कस करूंगा, किस तरीके से प्रीलिम्स का क्वेश्चन तैयार हो सकता है। और आज मैं आपको एक मेंस का क्वेश्चन भी प्रोवाइड करवाऊंगा। तो मेंस के क्वेश्चन को आपको अटेम्प्ट करना है और क्वेश्चन के साथ मैं एक मॉडल आंसर भी मैं लेके आया हूँ जिसकी आप सहायता ले सकते हैं, हेल्प ले सकते हैं और अपने आंसर को, स्ट्रक्चर को लिख सकते हैं। किस तरीके से आपको एग्जाम में अप्रोच करना है वो सारी चीजें मैं आज आपको इस लेक्चर के अंदर बताऊंगा। तो आपको लेक्चर को लास्ट तक देखना है। बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आप फुली फ्लेजेड लेक्चर को लास्ट तक देखें। और अगर आप कंटिन्यूसली फॉलो कर रहे हैं तो आपको पता ही चल चुका होगा कि हम किस तरीके से अपने हैंड रिटन नोट से सारी चीज़ों को कवर करते हैं, जो कि आपके एग्जाम के पर्सपेक्टिव से काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। देखिए, सबसे पहले जो आज हम न्यूज़ डिस्कस करने जा रहे हैं तो हमारा यहाँ पे निकल के आता है गवर्नमेंट थ्रू ओपन डिफेंस प्रोडक्शन एंड कोल सेक्टर। तो कोल सेक्टर और डिफेंस प्रोडक्शन को गवर्नमेंट ने ओपन कर दिया है। जहाँ पे सिर्फ पहले गवर्नमेंट हुआ करती थी, अब प्राइवेट सेक्टर भी यहाँ पे आ सकते हैं। तो स्पेस के अंदर प्राइवेटाइजेशन जो स्टार्ट हो चुका है, कोल हो गया, मिनरल्स, डिफेंस, सिविल एविएशन, पावर, इन सभी के बारे में यहाँ पे डिटेल में डिस्कस किया गया है। तो इस आर्टिकल को हम बहुत ही ज़्यादा डिटेल में देखेंगे, एक एक पॉइंट से इसका कवर करेंगे। ऐसा कोई भी पॉइंट नहीं होगा जो हम छोड़ेंगे। यहाँ पे हैंड रिटन नोट्स आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। अगर आप चाहते हैं कि आपको ये द हिंदू की पीडीएफ मिले या फिर आपको ये नोट्स मिले, हैंड रिटन नोट्स, तो आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। फॉर ज्वाइनिंग द टेलीग्राम ग्रुप यू हैव टू यूज @ स्टडी टाइम ओनली। स्टडी टाइम ओनली आप सर्च करिए टेलीग्राम ग्रुप में और आप वहां पे ज्वाइन हो सकते हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं डिस्कशन को विदाउट एनी डिले। और ये हमारा पहला आर्टिकल जो हम देखेंगे। सेकंड नंबर पे हम जो देखेंगे ये आपको मैं सबसे पहले इसके अंदर बता देता हूँ कौन कौन सी न्यूज इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज संडे है तो ऐसे एडिटोरियल खास कोई इंपॉर्टेंट आए नहीं है। ये साइंस टेक का पोर्शन आता है पेज नंबर 11 में संडे के दिन। तो यहाँ पे ट्रेडिशनल बिलीफ एंड टूडेज साइंस, ये आप देख सकते हैं। यहाँ पे ये जो है स्पीकिंग ऑफ द साइंस के बारे में कहा गया है। आयुष कैन फाइट कोविड-19, गंगा जल कैन ओनली कैरी इट। तो ये आप अपनी इंफॉर्मेशन के लिए पढ़ सकते हैं और हमारे एग्जाम के पर्सपेक्टिव से ऐसा कुछ इसमें खास इंपॉर्टेंट नहीं है, इसलिए इसको हम डिस्कस नहीं करेंगे। अगर आप चाहें तो इसको एक बार रीड जरूर कर सकते हैं। सेकंड, इसके अंदर जो देखेंगे हम, देखिए, एम टू अचीव हर्ड कम्युनिटी। तो हर्ड इम्यूनिटी क्या होती है उसको हम डिस्कस करेंगे। इन्होंने बोला है नेचुरली इज डेंजरस, WHO वॉर्न। तो WHO ने यहाँ पे हर्ड इम्यूनिटी को नेचुरली जो है यहाँ पे डेंजरस बोल रही है कि ये इस तरीके से नहीं चलेगा। आप जो ये सोच रहे हैं कि जैसे और अदर बीमारी को आप टैकल कर ले जाते थे, इस तरीके से आप कोविड-19 को टैकल कर लेंगे, तो ये आप नहीं करेंगे और न इसमें ये हो पाएगा। तो ये बहुत बड़ा कंसर्न और चैलेंज निकल के आता है। नेक्स्ट, FAQ पेज के अंदर ये बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। देखिए, रिफॉर्म एंड एग्रीकल्चर, इसके बारे में हम डिटेल में डिस्कशन करेंगे कि क्या एग्रीकल्चर के अंदर जो है रिफॉर्म लेके आने चाहिए, क्योंकि एग्रीकल्चर जो टॉपिक है हमारा मेंस में डायरेक्टली मेंशन है। इसके ऊपर प्रीलिम्स में हर साल एवरी ईयर जो है 1 से 2 क्वेश्चन, तो एग्रीकल्चर के ऊपर 2 क्वेश्चन, कभी 3 क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। इसलिए एग्रीकल्चर का ये जो टॉपिक है हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। इसका कोई भी पॉइंट को हम यहाँ पे नहीं छोड़ेंगे। तो इसको आपको यहाँ पे ध्यान पे रखना है और ये सारी चीज़ें हम देखते हुए चलेंगे। और साथ में एक RCEP वाला है, उसको मैं आपको बता देता हूँ। इसके अंदर आया हुआ है रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप के बारे में बताया गया है, तो हम उस आर्टिकल को भी डिस्कस करेंगे। तो इन सभी आर्टिकल को हम इसके अंदर डिस्कस करेंगे। तो चलिए हम अपना डिस्कशन को स्टार्ट करते हैं। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, क्योंकि हम बहुत सारे ऐसे इनिशिएटिव लेके आ रहे हैं। देखिए, आज थोड़ा सा लेक्चर आपका डिले हो गया है क्योंकि मैं काफ़ी ज़्यादा मेहनत कर रहा हूं आप लोगों के लिए हैंड रिटन नोट्स तैयार करने के लिए। तो एक सीरीज़ हम यहाँ पे लेके आएंगे जहाँ पे हैंड रिटन नोट से मैं आपको सभी बुक्स को पढ़ाऊँगा। जैसे हमारी लक्ष्मीकांत की बुक हो गई है, हम उसको कोशिश करेंगे किस तरीके से आप शॉर्ट नोट तैयार कर पाएँ। हर एक चैप्टर के नोट्स को 1 या 2 पेज में
में हम उसको कवर करेंगे, और जिससे आपके एग्ज़ाम जब पास में आ जाए तो आप उन सारी चीज़ों को बहुत अच्छे से रिवाइज कर सकते हैं। तो ये जो हम करने जा रहे हैं एक बहुत बड़ा टारगेट है हमारे लिए। हम लक्ष्मीकांत की बुक कवर करेंगे, हम यहाँ पे स्पेक्ट्रम की मॉडर्न हिस्ट्री को कवर करेंगे, हम आर्ट एंड कल्चर की नितिन सिंघानिया को कवर करेंगे, और इन्वायरमेंट के शंकर आईएएस को कवर करेंगे। तो सभी बुक्स को हम यहाँ पे डिटेल में डिस्कशन करेंगे, सबके हैंड रिटन नोट्स आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। तो देखिए बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है इन सारी चीज़ों को करने में, तो आप लोगों को भी हमारा साथ देना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है और इसको शेयर जरूर करना है। आप जितना हो सके उतना लोगों तक शेयर करिए, इसको फैलाइए, क्योंकि हम इतनी जो मेहनत कर रहे हैं सिर्फ आप लोगों के लिए ही कर रहे हैं, जिससे आप लोगों का जो है कि बहुत हेल्पफुल मिल पाए कि आप हैंड रिटन नोट्स यहाँ पे तैयार कर पाएँ और सभी बुक्स को रीड कर पाएँ। हम वहाँ बताएंगे किस तरीके से आपको बुक को रीड करना है। अननेसेसरी थिंग्स भी क्या होती है, जब स्टूडेंट्स स्टार्टिंग में पढ़ने जाता है तो बहुत सारी अननेसेसरी थिंग्स होती है जो उसे नहीं पढ़ना होती है, वो पढ़ लेते हैं और उनसे उनका टाइम जो है वेस्ट जाता है, उससे क्वेश्चन कभी पूछे नहीं जाते हैं। तो ये छोटी छोटी चीज़ों को हम ध्यान रखेंगे और सारी चीज़ें आपको बताएंगे। साथ में ही एमसीक्यू की सीरीज भी शुरू होने वाली है, जहां पे हम हर एक सब्जेक्ट के हर एक टॉपिक पे एमसीक्यू लेके आएंगे। अगर एक बार आपने इस सारी चीज़ को हमारे फॉलो कर दिया तो एट द एंड आपकी हॉलिस्टिक वे में ऐसी प्रिपरेशन हो जाएगी कि आप कोई भी एग्जाम आपका बाएं हाथ का खेल हो जाएगा क्लियर करना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा डिस्कशन विदाउट एनी डिले। देखिए आत्मनिर्भर भारत अभियान धीरे धीरे पर डे जो है नई नई चीज़ें इसके अंदर निकल के आ रही हैं। तो आज जो निकल के आया है वो कोल सेक्टर के ऊपर निकल के आया है, तो इसको आपको याद रखना है। जैसे कोल सेक्टर के अंदर क्या होता था, गवर्नमेंट की मोनोपोली रहती थी, पहले गवर्नमेंट की मोनोपोली रहती थी। तो अब इसको क्या कर दिया है, गवर्नमेंट ने घटा दिया है कि अपनी मोनोपोली को क्या कर दिया है, डाउन कर दिया है, डिक्रीज कर दिया है। प्राइवेट सेक्टर कंपनीज को यहां हम इन्वॉल्वमेंट दे रही हैं, उनको अलाउ कर दिया है कि वो एक्सप्लोरेशन कर सकते हैं। मतलब आप एक्सप्लोरेशन करिए कहाँ कहाँ कैसे कैसे चीजें हैं, और माइनिंग को कमर्शियल कर दी गई है। और यहाँ पे फिर गवर्नमेंट क्या करेगी, जो भी प्राइवेट सेक्टर होगी उसके साथ अपनी रेवेन्यू को शेयर करेगी कि किस तरीके से वो डिसाइड कर लेगी कि हम इतना रेवेन्यू शेयर करेंगे। ये सारी चीज़ें होने वाली हैं। अब देखिए एक ये कोल वाला सेक्टर हो गया जहाँ पे प्राइवेट सेक्टर कर दिया गया है। सेकंड नंबर पे कौन सा सेक्टर है, स्पेस। देखिए स्पेस एटॉमिक एनर्जी बहुत इंपॉर्टेंट हो, जैसे यूएसए ने, आपने देखा होगा यूएसए ने भी स्पेस टेक्नोलॉजी का जो स्पेस एक्स होता है ये भी एक प्राइवेट कंपनी ही है। स्पेस एक्स एक प्राइवेट कंपनी है जो कि बहुत अच्छे लेवल पे काम कर रही है, बहुत अच्छी जो इसके मिशंस देखने को मिलते हैं। तो इस तरीके से इंडिया का भी एक मॉडल है, पीपीपी मॉडल है, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप का जो मॉडल है, इसके तहत गवर्नमेंट भी हमारी करना चाहती है और इसके आउटर स्पेस ट्रेवल को ये बढ़ावा देने की बात कर रही है। ओपन टू प्राइवेट सेक्टर जो हमारा स्पेस है, अब हमारे स्पेस के अंदर भी प्राइवेट सेक्टर जो होगा इन्वॉल्वमेंट बढ़ेगा, इंकरेज कर रही है प्राइवेट इन्वॉल्वमेंट को, जिससे पैसा आए वहाँ पे और चीज़ें जो है एक्सप्लोर हो सकें। नेक्स्ट जो है एयर स्पेस और डिफेंस। ये देखिए ये जो कॉन्सेप्ट है बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, एयर स्पेस का कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए कि 100 किलोमीटर, जैसे अगर मैं बात करता हूँ आपका जितना टेरिटोरियल रीजन है, ये सपोज आपकी लैंड है, इस लैंड से 100 किलोमीटर अब तक आपका एरिया होता है पर्टिकुलर, तो ये जो होता है उस कंट्री का एरिया होता है 100 किलोमीटर तक। तो यहाँ पे बात किया जा रहा है तो 100 का 60%, दैट मीन 60 किलोमीटर जो था सिर्फ रेस्ट्रिक्शन दिया गया था, प्राइवेट जो है यूज कर सकते थे एयर स्पेस वगैरह के लिए। तो यहाँ पे इंडिया के अंदर ये चीज़ था 60% यूज कर सकते थे सिर्फ, अब इसको क्या कर दिया गया है, इंक्रीज कर दिया गया और 100 किलोमीटर तक कर दिया गया है। तो ये आपको यहाँ पे ध्यान पे रखना है कि एयर स्पेस की जो रिस्ट्रिक्शन लगा हुआ था पहले 60% के लिए, अब उसे इंक्रीज कर दिया गया है। डिफेंस की बात करते हैं। देखिए डिफेंस भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। डिफेंस के अंदर इंपोर्ट्स को यहाँ पे बैन किया जा रहा है, जैसे कि इंपोर्ट्स जो बहुत ज़्यादा, ऐसे नहीं कि हमने सारे डिफेंस के इक्विपमेंट्स को बैन कर रहे हैं, नहीं, ऐसा हम बिल्कुल नहीं कर रहे। कुछ ऐसे इंस्ट्रूमेंट, कुछ इस तरीके से चीज़ें जो हम अपने इंडिया के अंदर मैन्युफैक्चर कर सकते हैं, हम वहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री लगाएंगे। एफडीआई को अलाउ कर रहे हैं। एफडीआई को हमने क्या किया, 49% हमारे यहाँ एफडीआई पहले अलाउ था, अब डिफेंस के अंदर अब वो कितना कर दिया गया, 74% कर दिया गया, मतलब एक बहुत बड़ा अमाउंट कर दिया। ऑटोमेटिक रूट से इसको
बढ़ा दिया गया है। तो ये आपको याद रखना है, कुछ सेलेक्टेड वेपन्स है जिनके ऊपर इंपोर्ट्स उनका बैन कर दिया जाएगा और उनकी मैन्युफैक्चरिंग इंडिया में ही स्टार्ट कर दी जाएगी। जो हमारा मोटिव है, क्या मोटिव है हमारा, मेक इन इंडिया का जो मोटिव है हमारा, उसको फुलफिल करने के लिए ये बहुत बड़ा कदम उठाया जा रहा है। हमारी जो डिफेंस की सिस्टम, जो हमारा मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है, बहुत तेजी से बूम होगा। तो ये सारी चीज़ें हमने देखी। अब देखिए, वायबिलिटी गैप फंडिंग एक टर्म्स इस आर्टिकल्स के अंदर मेंशन था, जिक्र किया गया है। तो हो सकता है इसके ऊपर क्वेश्चन राइज हो जाए, तो आपको वायबिलिटी गैप फंडिंग के बारे में पता होना चाहिए क्या होता है। 30% बजट जो है इसके ऊपर एलोकेट किया गया है। देखिए, सिंपल सी चीज़ है, वायबिलिटी गैप फंडिंग एक तरीके से ऐसी फंडिंग होती है। एक एग्जांपल अगर मैं आपको दूं, दिल्ली के अंदर जो मेट्रो चल रही है, अब दिल्ली का जो मेट्रो है उसको बनाने में लगभग, अब कह सकते हैं 10 ईयर्स का टाइम लग गया। अब 10 साल जो इतना टाइम लग जाता है उसका फिर फुल तरीके से प्रोसेस करने में, फुल तरीके से उसका फ़ायदा निकलने में 10 साल मिनिमम लग जाता है। तो इतना जब बड़ा लग जाता है तो बहुत सारे जो इन्वेस्टर्स होते हैं वो इन्वेस्ट नहीं करते हैं। क्यों नहीं इन्वेस्ट करते? वो सोचते हैं कि यार 10 साल बाद क्या होगा, पता नहीं, किसको क्या पता होने वाला है। 10 साल बाद मे बी पॉसिबल कि 10 साल बाद सीमेंट्स के प्राइस बढ़ जाएं या बहुत सारी चीज़ों के प्राइस बढ़ जाएं, तो वो अगर यहाँ पे इन्वेस्ट करेंगे या वो सारी चीज़ें करेंगे तो उनको रिटर्न बहुत अच्छा नहीं मिल पाएगा। इसलिए ये जो फंडिंग का गैप निकल के आता है, इसको फुलफिल करने के लिए गवर्नमेंट क्या करती है, 20% जो है मनी जो है ग्रांट्स में देती है। ग्रांट मतलब एक तरीके से लोन नहीं कह सकते हैं, आपको बस हाथ दे दिया और वो आपसे पैसे वापस नहीं लेगी। तो ये आपको क्लियर हो गया। अब इसका एम क्या है, वायबिलिटी गैप फंडिंग का एम क्या है, ये किस एम से आई गई है? इन्वेस्टमेंट को प्राइवेट सेक्टर के अंदर बढ़ाने के लिए, बूस्ट करने के लिए, कि इन्वेस्टमेंट जो है प्राइवेट सेक्टर के अंदर बूम करे, इसके लिए ये लेके आई गई है। बूस्ट प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्टमेंट, सोशल सेक्टर और इंफ्रास्ट्रक्चर। सोशल सेक्टर के ऊपर और इंफ्रास्ट्रक्चर में जो भी इन्वेस्टमेंट अभी तक कम आती थी उन्हें बूस्ट करने के लिए इसका ये एम है, इसको लेके आया गया है। अब हम डिस्कस करेंगे आरसीईपी वाला। देखिए, आरसीईपी वाला जो आर्टिकल है वो पेज नंबर 7 में मेंशन है, आप इसको देख सकते हैं, रीड कर सकते हैं। यहाँ पे अशोक मलिक जी ने, यहाँ पे देखिए, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ऑफिशियल फ्लैग ओपर डिपेंडेंस, इसकी बात की गई है। इंडिया अपोज, जो रीजॉइनिंग की बात की जा रही है, तो इंडिया ने इसका अपोज किया आरसीईपी का ओवर द चाइना। तो इसके ऊपर हमने एमसीक्यू भी तैयार किया है अपना, और मेंस का क्वेश्चन भी तैयार किया हो। देखिए, प्रीवियस ईयर इसके ऊपर क्वेश्चन पूछा गया था प्री में, मे बी पॉसिबल कि इस बार जो है मेंस में क्वेश्चन इसके ऊपर अराइज हो जाए, और हो ही सकता है, गारंटी है, क्योंकि आरसीईपी जो है एक बहुत बड़ा इशू है जो कि कई बार जो है न्यूज़ में आया है, साल भर न्यूज़ में बना रहा है। साथ में इंडिया ने इसे ज्वाइन नहीं किया, तो इंडिया के क्या कंसर्न है ये इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो इसको हम बहुत ही डिटेल में डिस्कस करेंगे, क्या इसके वे फॉरवर्ड है, क्या हम कह सकते हैं, और किस तरीके से हम आंसर लिखेंगे। देखिए, आरसीईपी के अंदर कितने मेंबर्स हैं, अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाए तो आपको पता होना चाहिए एशियन के 10 मेंबर्स हैं और 6 एफटीए पार्टनर्स। क्या ये सही है? नहीं, 6 इसके अंदर एफटीए पार्टनर्स नहीं है, पहले हुआ करते थे। कौन कौन? इंडिया, जापान। तो यहाँ इंडिया जो है, इंडिया ने इसको ज्वाइन नहीं किया है, इसलिए इंडिया इससे बाहर हो चुका है। तो क्वेश्चन आपसे घुमाने के लिए पूछा जा सकता है कि आप कंफ्यूज हो जाएं वहां पे और आप 16 मेंशन करके आ जाएं। तो अब हमारे पास आरसीईपी के अंदर कितने मेंबर्स हैं? 15 मेंबर्स हैं। इंडिया इसका पार्ट नहीं है क्योंकि इंडिया ने इसको ज्वाइन नहीं किया है। और कौन कौन से मेंबर्स हैं इसके अंदर? चाइना इसके अंदर मेंबर है, और न्यूजीलैंड है, ऑस्ट्रेलिया है, जापान है, और साउथ कोरिया है, और 10 एशियन के मेंबर। क्लियर हो गया पॉइंट। अब यहाँ पे अब देखते हैं इंडिया का क्या कंसर्न है, इंडिया क्यों नहीं इसको ज्वाइन करना चाहता है। तो यहाँ पे इंडिया कहता है कि यार देखिए, हमारे पास बहुत सारे कंसर्न है। पहला कंसर्न ये है कि हम एक डेवलपिंग कंट्री से, हम डेवलपमेंट की ओर बढ़ रहे हैं, और जिनके साथ ये एग्रीमेंट हो रहा है उसमें से बहुत सारे ऐसे कंट्री हैं जो ऑलरेडी डेवलप हो चुके हैं। तो अगर उनके साथ हम फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को साइन करते हैं तो हमारा बहुत सारा नुकसान हो सकता है। इन्होंने कुछ एग्जाम्पल दिए, जैसे कि फार्मर्स की अगर मैं बात करता हूं तो ऑस्ट्रेलिया के अंदर चीपर रेट में वीट मिलता है, गेहूं जो है आपको बहुत ही कम रेट में। तो इससे हमारी जो इंडस्ट्री है वो क्या हो सकती है, यहाँ पे
हैम्पर हो सकती, हमारी जो खुद की इंडस्ट्रीज हैं वो यहाँ पे हैम्पर हो सकती हैं। तो न्यूजीलैंड वगैरह से भी, ऑस्ट्रेलिया वगैरह से ये कंसर्न निकल गया है। सेकंड नंबर पे चाइना एक बहुत बड़ा, देखिए चाइना क्या करता है, अगर ये चीज़ हो गया तो चाइना हमारे यहाँ प्रोडक्ट को बहुत तेज़ी से डंप करेगा। चाइना वैसे भी बहुत तेज़ी से मैन्युफैक्चर में आगे है, प्रोडक्ट बनाता है। तो हमारी जितनी भी एमएसएमई सेक्टर की जो इंडस्ट्री है तो वो क्या होंगी, वो यहाँ पे हैम्पर होंगी बहुत तेज़ी से, क्योंकि हम एक डेवलपिंग कंट्री से, हमें अभी थोड़ा टाइम चाहिए जिससे हम उस लेवल तक अचीव हो सके। तो इसलिए हमें अभी टाइम चाहिए, हम एकदम से आरसीईपी ज्वाइन नहीं कर सकते। ऐसा नहीं कि आप आंसर राइटिंग कर रहे हो और अपने आंसर में इंडिया की सारी नेगेटिव बातें लिखते हैं कि इंडिया के पास तो बिल्कुल चीज़ें ही नहीं है, इंडिया तो बिल्कुल फेल हो रहा है हर एक जगह। नहीं, आपको लिखना है एक बैलेंस अप्रोच में आंसर लिखना है कि सर यहाँ पे एमएसएमई सेक्टर जो हमारा हैम्पर हो सकता है, क्योंकि हम एक डेवलपिंग कंट्री से, अभी हमें थोड़ा टाइम चाहिए कि हम उस लेवल तक पहुंचे, इसके बाद हम इसको ज्वाइन कर सकते हैं। मे बी फ्यूचर में ही ऐसा कंसर्न आप बताइए। अब बिल्कुल एक तरफ से मना नहीं करना आपको कि बिल्कुल नहीं नहीं हम तो वो तो बिल्कुल ज्वाइन नहीं करना, बिल्कुल ये सारी चीज़ें हैं। डेयरी प्रोडक्ट्स के अंदर आप, अगर मैं बात करूँ यहाँ पे आप एग्जांपल लिख सकते हैं, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड का एग्जांपल लिख दीजिए, वहाँ पे क्वालिटी और चीपर रेट में बहुत सारी चीज़ें जो है मिलती हैं। ऑटो ट्रिगर मैकेनिज्म की अगर मैं बात करता हूँ तो डिमांड बढ़ेगा, इंपोर्ट जो है बढ़ जाएगा, टैरिफ बढ़ जाएंगे, तो इंपोर्ट्स बहुत तेज़ी से बढ़ जाएगा। जब इंपोर्ट बढ़ेगा, एक्सपोर्ट कम होगा, तो हमारे यहाँ क्या देखने को मिलेगा, ट्रेड डिफिशिट देखने को मिलेगा। देखिए ट्रेड डिफिशिट में प्रीवियस लेक्चर में कई बार बहुत ही अच्छे से डिस्कस कर चुका हूँ। अगर जो लोग अच्छे नियमित रूप से मेरे लेक्चर को फॉलो कर रहे हैं तो उनको मालूम होगा किस तरीके से हम हमारे स्टैटिक पोर्शन को कवर करते हैं इन न्यूज़ एनालिसिस से। ट्रेड डिफिशिट को एक बार फिर से मैं आपको बता देता हूं, एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट होता है। तो एक्सपोर्ट में से आप इंपोर्ट को माइनस कर दीजिए, इसे हम ट्रेड डिफिशिट कहते हैं। ट्रेड डिफिशिट का एक तरीके से ऐसा मतलब कि आप इंपोर्ट ज़्यादा कर रहे हैं, बाहर से सामान ज़्यादा ले रहे हैं, और इंडिया से या फिर कोई भी कंट्री से बाहर सामान ज़्यादा नहीं भेज पा रहे। दैट मीन्स एक्सपोर्ट कम हो रहा है आपका, इंपोर्ट ज़्यादा हो रहा है, तो उसे हम ट्रेड डिफिशिट कहते हैं। इसका अगर हम अपोजिट ले लें, ट्रेड सरप्लस, तो वो क्या होता है, अगर आप एक्सपोर्ट ज़्यादा कर रहे हैं और इंपोर्ट कम कर रहे हैं तो उसे हम क्या करेंगे, ट्रेड सरप्लस। तो चाइना के साथ एक बहुत बड़ा हमारा कंसर्न है ट्रेड डिफिशिट का, तो उसे भी हमें देखना होगा। नेक्स्ट आर्टिकल जो हमारा FAQ में मेंशन था, हमने देखा था FAQ के अंदर एग्रीकल्चर रिफॉर्म का FAQ वाला जो पेज है उसमें एग्रीकल्चर के बारे में डिस्कस किया गया है। तो ये आर्टिकल उसी से रिलेटेड है, एग्रीकल्चर रिफॉर्म। तो यहाँ पे एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट के बारे में बताया गया है। तो अब हम देखते हैं एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट के बारे में डिटेल में देखेंगे इस आर्टिकल को। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट आर्टिकल है एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट 1955। इसके क्या प्रोविज़न है वो देखेंगे सबसे पहले हम। इसके बाद इसके अंदर अमेंडमेंट की क्यों ज़रूरत पड़ रही है उसको हम डिस्कस करेंगे, और क्या इसमें अमेंडमेंट करना चाहिए वो चीज़ हम डिस्कस करेंगे। देखिए प्रोविजन की अगर मैं बात करता हूं, एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट 1955 के तहत क्या किया जाता है, प्राइस को कंट्रोल किया जाता है। प्राइस जो है राइज होती है उसको कंट्रोल करने का काम किया जाता है, और इन्फ्लेशन को एक तरीके से कंट्रोल करते हैं इसके तहत। कैसे, बाय इम्पोजिंग स्टॉक लिमिट। यहां पे क्या कर दिया जाता है, स्टॉक लिमिट को इंपोज कर दिया जाता है। स्टॉक लिमिट क्या होती है कि आप कितना सामान जो है, कितना जो फूड ग्रेन वगैरह जो है, फार्मर प्रोडक्शन जो प्रोड्यूस है, उसको आप अपने पास रख सकते हैं, तो उसे हम कहते हैं स्टॉक लिमिट। तो ये यहाँ पे स्टॉक लिमिट जो है इंपोज कर दी जाती है कि आप इससे ज़्यादा नहीं रख सकते हैं। और कुछ चीज़ें जो कमोडिटीज में होती हैं तो उनका जो मूवमेंट है उसको रिस्ट्रिक्शन कर दिया जाता है, रिस्ट्रिक्ट कर दिया जाता है। तो अब इसके अंदर प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा निकल के आ रही थी। कैसी प्रॉब्लम, स्टोरेज की फैसिलिटी जो कैपेसिटी थी हमारे पास वो बहुत ही कम थी, तो ये एक प्रॉब्लम हमारे पास थी। और सेकंड, एक्सपोर्ट हमारा इतनी अच्छी तरीके से बूम नहीं हो पा रहा था, हम एक्सपोर्ट नहीं कर पा रहे थे। तो ये दोनों प्रॉब्लम को आप लोग लिखना है। लेकिन जब भी आप आंसर के अंदर प्रॉब्लम्स को आप मेंशन करेंगे तो आप क्या मेंशन करेंगे, हमेशा सॉल्यूशन बताएंगे। तो सॉल्यूशन क्या है, अमेंडमेंट। हम उसके तहत अमेंडमेंट कर देते हैं। क्या अमेंडमेंट करेंगे हम वो चीज़ देख लेते हैं। हम बहुत सारी जगहों में डीरेगुलेशन कर देंगे, जहां पे भी रेगुलेशन चल रहा है वहां पे हम क्या कर देंगे, डीरेगुलेशन, अपने रूल्स को हटा लेंगे। जैसे सेल्स हो गया, पल्सेस हो गया, पोटैटो हो गया, ऑयल सीड, ये भी जो भी हो गया, इनसे अपनी जो है चीज़ें हैं रेगुलेशन को हटा लेंगे। ऑनियंस वगैरह हो गए, तो उससे क्या होगा,
इससे होने वाला ये है कि जो हम स्टॉक जो लिमिट इम्पोज करते थे वो अब इम्पोज नहीं करेंगे, स्टॉक लिमिट को इम्पोज नहीं करेंगे। सिर्फ कब इम्पोज की जाएगी? ओनली इन केस ऑफ नेचुरल कैलेमिटी। जब नेचुरल कैलेमिटी वगैरह होती है इस टाइम पे इसको रहेगा, बाकी ऐसे कंडीशन में नहीं किया जाएगा। इसके अंदर और कौन सी सारी चीज़ें इंक्लूड हैं, जैसे प्रोसेसर। अब ये देखिए कौन कौन से ऐसे लोग आते हैं जो इसके अंदर स्टॉक लिमिट को जिसके ऊपर हम इम्पोज नहीं कर सकते। प्रोसेसर हो गए, वैल्यू चेन हो गए, पार्टिसिपेंट्स हो गए, एक्सपोर्टर हो गए, ये सभी इसके अंदर आ जाते हैं। इसका रिजल्ट क्या निकल के आया? देखिए हमने अमेंडमेंट तो कर दिया, सपोज हमने अमेंडमेंट कर दिया, इसका क्या रिजल्ट निकल के आएगा? बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। इन्वेस्टमेंट बढ़ेगी, डायरेक्टली इनडायरेक्टली इन्वेस्टमेंट बढ़ेगी। कहाँ पे? वेयर हाउसेस बनाए जाएंगे, क्योंकि उनको रखना होगा चीज़ों को। तो क्या होगा, अलग अलग जगह पे हमारे इंडिया के अंदर अलग अलग सेक्टर पे अलग अलग जगह पे वेयर हाउसेस तैयार किए जाएंगे। पोस्ट हार्वेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर जो है बहुत बड़े लेवल पे तैयार किया जा सकता है, जहाँ पे मिल्स तैयार की जाएंगी, जहाँ पे सारी चीज़ें होंगी, स्टोरेज की फैसिलिटी तैयार की जाएगी, कोल्ड चेन को तैयार किया जाएगा। देखिए क्या होता है, कभी कभी एक एग्जांपल अगर मैं आपको देता हूँ, आप इसको कहीं पे भी मेंशन कर सकते हैं कि सपोज टोमेटो है और किसी वजह से टोमेटो क्या हो रहा है, इस टोमेटो की बिक्री नहीं हो पा रही, बहुत ज़्यादा स्टॉक जो बन के तैयार हो गया। अब टोमेटो तो ऐसी चीज़ है कि कुछ टाइम बाद वो ख़राब हो जाएगा, अब उसको बहुत टाइम तक हम रख नहीं सकते हैं, तो बहुत ज़्यादा लॉस होता है। तो अगर ये मिल्स बनी रहेंगी, स्टोरेज फैसिलिटी रहेगी, कोल्ड चेन रहेगा, वेयर हाउसेस रहेंगे, ये सारी चीज़ें रहेंगी, या मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री वगैरह रहेगी, प्रोसेसिंग इंडस्ट्री रहेगी, वैल्यू एडिशन वाली जो चीज़ें रहेंगी, वो अगर अच्छी तरीके से काम करेंगे और रहेंगे तो क्या होगा, उन्हीं जो टोमेटोज़ हैं उनको क्या किया जा सकता है, उनको कन्वर्ट किया जा सकता है। किस चीज़ों में? आप लोग ने सॉस वगैरह काफ़ी खाए होंगे, तो उस सॉस में कन्वर्ट किया जा सकता है। टोमेटो सॉस बना लिए, आप टोमेटो सॉस बना लिए, वो बहुत टाइम तक रह जाता है, काफ़ी मतलब टोमेटो से तो ज़्यादा ही रह पाता है, तो उससे ज़्यादा, और उसकी वैल्यू एडिशन भी बढ़ जाती है और उसको लोग आजकल काफ़ी पसंद भी करते हैं। तो इस तरीके से हम वैल्यू एडिशन करके यहाँ पे प्राइस को भी हाइक कर सकते हैं, इंक्रीज कर सकते हैं। आप वैल्यू एडिशन कर लीजिए, आपको अच्छे दाम भी मिलेंगे, साथ में लोगों को भी पसंद है, और उसके इंपोर्ट जो है, हम बाहर से जो चीज़ इंपोर्ट कर रहे हैं वो उसमें हम निर्भर नहीं रहेंगे, बल्कि हम वो बाहर चीज़ों को एक्सपोर्ट कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप एक एग्जाम्पल को लिख सकते हैं जब भी आपको एग्रीकल्चर रिफॉर्म की बात की जा रही हो। तो आगे चलते हैं। देखिए ये हर्ड कमेटी के बारे में हमने डिस्कस किया था, और मैंने बोला था आप लोगों से कि मैं डिस्कस करूंगा हर्ड कमेटी के बारे में। तो ये दो फिगर्स मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ हर्ड कमेटी के बारे में। इसके अंदर क्या होता है, ये साइंस टेक का जो पेज है उसके अंदर आया है। देखिए बहुत सारे यहाँ पे जो लोग होते हैं उनको क्या कर दिया जाता है, वैक्सीन दे दिया जाता है। तो ये वैक्सीनेटेड पीपल हो गए। अब फिर कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनको वैक्सीन नहीं दिया जा रहा है। समझना है आपको बहुत अच्छे से। कुछ ऐसे भी लोग हैं जिनको वैक्सीन नहीं दिया जा रहा, जो जिनको वैक्सीन नहीं की जा रही। तो अब हो गया क्या, इन सारी चीज़ों से इन दोनों चीज़ों को मिला लिया जाए कि जिन लोगों को वैक्सीन कर दिया जाता था वो तो प्रभावित नहीं होंगे उस बीमारी से, लेकिन जो लोगों को नहीं किया जा रहा था, तो यहाँ पे बताया जा रहा था कि देखिए बहुत सारे जो लोगों को अगर नहीं किया जाएगा तो इन लोगों को भी नहीं होगी, इन लोगों के पास भी नहीं पहुंचेगी। लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि कोविड-19 जो है, यहाँ पे अगर मैं कोविड-19 की बात करता तो यहाँ पे बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो ठीक हो गए थे और फिर से उनको वही बीमारी स्टार्ट हो गई। तो ये इसके ऊपर अभी तक इसकी कोई ऐसी दवाई भी नहीं बनी हुई है, कोई वैक्सीन वैसे तैयार नहीं किया गया है। तो हम सिर्फ वैक्सीनेटेड में रिलायबल नहीं हो सकते कि सिर्फ हम वैक्सीन बना लें और बस इसको सॉल्व हो जाएगी ये प्रॉब्लम। हमें इसके बियॉन्ड भी सोचने की आवश्यकता है। ये जो पूरा आर्टिकल आपका दिया गया है, उस फुल आर्टिकल के अंदर यही एक मेन जो है प्रोविज़न है, यही बातें की गई हैं कि हमें सिर्फ इस चीज़ के ऊपर रिलायबल नहीं होना है कि हमने वैक्सीन तैयार कर ली और दैट्स इट, हमने कोविड-19 के ऊपर जीत हासिल कर ली। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हमें और भी इसके बियॉन्ड सोचने की आवश्यकता है अभी भी, जहाँ पे हम ये सारी चीज़ों को सोचेंगे और इसके वे कंसर्न, वे अहेड, ये सारी चीज़ों को आप लिख सकते हैं। तो ये आपको याद रखना है। चलिए हम चलते हैं आज के क्वेश्चंस की ओर। आज सबसे पहले हमारा प्रीलिम्स का जो क्वेश्चन, इसको आपको अटेम्प्ट करना है, और जब आप अटेम्प्ट कर लें इसको पॉज कर लीजिए, फिर इसको अटेम्प्ट करिए, इसके बाद आप इसका आंसर देखेंगे। देखिए, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद द रेफरेंस ऑफ रीजनल इकोनॉमिक पार्टनरशिप RCEP। कमेंट सेक्शन में आपको बताना है कि आपने क्या आंसर दिया है। तो जिससे क्या होगा, भले ही आप आंसर गलत दे रहे हो, अगर आप एक बार आंसर गलत भी देंगे तो उससे क्वेश्चन जो है आपके माइंड में बैठ जाएगा कि हाँ मैंने यहाँ पे आंसर गलत दिया था, तो फिर अगली बार जब
आपसे वही क्वेश्चन या उससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आएगा तो वो आपका कभी गलत नहीं होगा। तो जितनी भी गलतियां करनी है आपको यहां करना है, प्रैक्टिस के टाइम पे, एग्जाम के अंदर नहीं करना है। इसलिए हम यहाँ पे कोशिश करेंगे और जितनी गलतियां हो सके उतना करेंगे और सीखेंगे गलतियों से। आरसी, पहला स्टेटमेंट, आरसीपी इज व्यू एज अल्टरनेटिव टू द ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप। क्या टीपीपी का एक अल्टरनेटिव देखा जा सकता है? क्या ऐसा है? आपको बताना है। सेकंड नंबर पे, रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप RCEP इज अ प्रपोज्ड फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। ये क्या है? एक प्रपोज्ड फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है बिटवीन 10 मेंबर्स स्टेट ऑफ एसोसिएशन ऑफ साउथ एशियन नेशन, एशियन की जिसकी मैंने बात की थी अभी हमने बताया था, और 6 स्टेट विथ विच एशियन हैज एग्जिस्टिंग फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। और 6 स्टेट हैं इसके अंदर। क्या ये सही है? यस, ये दोनों स्टेटमेंट सही है हमारी। तो याद रखना। वैसे अभी अगर मैं रिसेंटली ये बात करता हूं तो इसके अंदर 5 स्टेट ही रह गए हैं, तो ये कंफ्यूजन के लिए आपसे पूछा जा सकता है। तो लेकिन अभी तक 6 स्टेट ही कहा जा रहा है, तो इसके दोनों स्टेटमेंट सही है। देखिए इसके यहाँ कुछ चीज़ें देख लेते हैं इसका। तो आरसीपी जो है फुल फॉर्म आपको पता है, रीजनल कॉम्प्रहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप। इसके अंदर 10 कंट्रीज हैं और 10 एशियन के कंट्रीज हैं और 6 जो है यहाँ पे कंट्री विद द एशियन एग्जिस्टिंग जो FTA चलता था। इंडिया भी इसके अंदर इंक्लूड था। अब ये इंडिया इसके अंदर इंक्लूड नहीं है, इंडिया से बाहर आ चुका है, इंडिया ने ज्वाइन नहीं किया है, तो इसको ध्यान रखना है। अब देखिए ये एक मैप है, मैप की मदद से आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें या फिर PDF तो मैं टेलीग्राम ग्रुप में शेयर कर दिया करता हूं, तो वहां से आप ज्वाइन कर सकते हैं। देखिए ये लाओस हो गया, ये म्यांमार हो गया, थाईलैंड, कंबोडिया, सिंगापुर, इंडोनेशिया, वियतनाम, मलेशिया, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, ब्रुनेई, फिलीपींस, ये एशियन के सारे मेंबर्स हो गए जो एशियन प्लस 6 RCP। अब 6 RCP कौन सी है? इंडिया पार्ट था, अभी नहीं है। क्लियर हो गया? साउथ कोरिया, जापान, ताइवान, हांगकांग। देखिए ताइवान का नाम है बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, चाइना का अलग से नाम दिया गया है और ताइवान का अलग से नाम, इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसको आपको ध्यान पे रखना। न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया। क्लियर हो गया? आगे चलते हैं। यहाँ पे नाम दे के रखा है जो अभी हमने डिस्कस किया, तो अभी एक बार देख सकते हैं। और सभी एक्सप्लेनेशन को मैंने यहाँ पे कुछ और एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दी है जिससे आपका RCP इस तरीके से कवर हो जाए। देखिए एक टॉपिक तो हम कम से कम एक दिन में इस तरीके से कवर कर सकते हैं कि उसके ऊपर फिर प्री में क्वेश्चन आ जाए या मेंस में क्वेश्चन आ जाए या इंटरव्यू में कोई पूछ ले, हम उसको बिल्कुल नहीं छोड़ने वाले। तो RCP इज अ व्यू एज एन अल्टरनेटिव टू ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप ट्रेड एग्रीमेंट। वो यूनाइटेड स्टेट बस एक्सक्लूड्स चाइना, तो चाइना को यहां से एक्सक्लूड किया गया है ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप से। सो RCP पोटेंशियली इंक्लूड 3 बिलियन पीपल। तो RCP के अंदर 3 बिलियन पीपल है, दैट मीन्स वो द 45% जो वर्ल्ड की पॉपुलेशन है वो RCP के अंदर है। तो इस तरीके की जो फैक्चुअल इंफॉर्मेशन है ना, आपके आंसर को हमेशा इनरिच्ड करती है, आंसर के अंदर एक वजन लाती है। जो आपके आधे और एक नंबर जो आप एक्स्ट्रा लेते हैं ना, वो इन्हीं से लेते हैं। इसकी जो GDP है वो कितनी है? 21.3 ट्रिलियन अकाउंट करती है, दैट मीन 40% ऑफ द वर्ल्ड ट्रेड यहीं से होता है। RCP बहुत बड़े इंपॉर्टेंट बॉडी हो जाती है, तो इसको आपको याद रखना है। और एक बार आप देख सकते हैं यहाँ पे क्वेश्चन को आप अटेम्प्ट करिएगा। पहला आप इस क्वेश्चन को चाहे तो एक बार ओवरव्यू देख सकते हैं, देखने के बाद भी आप एक बार लिखने की कोशिश करिएगा, क्योंकि अब अगर आप एक बार इसको अटेम्प्ट कर लेंगे तो होगा ये कि आपके सारे पॉइंट्स क्लियर हो जाएंगे, MCQ सॉल्व हो जाएगा, मेंस आंसर राइटिंग में कोई भी क्वेश्चन आ गया तो आप उसे अटेम्प्ट कर पाएंगे। देखिए एनालाइज द फैक्टर एंड इम्प्लीकेशन ऑफ इंडिया एग्जिट फ्रॉम द RCEP। तो इंडिया 250 वर्ड्स में इसका आंसर लिखना है। तो RCEP से इंडिया किस तरीके से बाहर आया है, उसकी इम्प्लीकेशन क्या है, उसके फैक्टर्स क्या है, वो आपको लिखना है। तो देखिए इस तरीके से क्वेश्चन पॉसिबल आ सकता है। तो आप आंसर की अप्रोच कैसे करेंगे? पहले आप इंट्रोडक्शन देखें, इंट्रोड्यूस बाय मेंशनिंग अबाउट RCP एंड इंडियाज एग्जिट फ्रॉम इन। तो पहले आपको क्या बताना है, जब भी आप इंट्रोडक्शन लिखें, देखिए बहुत सारे लोग बोलते रहते हैं कि सर अलग से क्वेश्चन आंसर राइटिंग वीडियो लाइए। देखिए हम यहीं पे डिस्कस कर रहे हैं ना, आप न्यूज़ से क्या करिए, रिलेट करते हुए जब भी डिस्कस करेंगे तो वो बहुत अच्छा और हॉलिस्टिक डिस्कशन होगा। तो इस तरीके से जो भी डिस्कस करता हूं मैं, तो उसको आपको ध्यान में देना है, उसको सबको अच्छे से समझना है। यहीं पे हम आंसर को डिस्कस करेंगे, यहीं से हम अब एक अच्छा आंसर बनाने की कोशिश
कोशिश करेंगे। इंट्रोडक्शन में आपको बहुत बड़ा इंट्रोडक्शन नहीं लिखना है, 2 से 3 लाइन में आपको बताना है आरसीपी क्या है। जैसे मैंने फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन दी थी, इतने % इसका ये होता है, इतने %, तो वो आप मेंशन कर सकते हैं, वो बहुत अच्छा एक पॉइंट है। डेटा आप इंट्रोडक्शन के अंदर जरूर रख सकते हैं। फिर इंडिया क्यों इससे एग्जिट हो रहा है वो थोड़ा सा आप बता दीजिए, इंडिया के कंसर्न। इसके बाद मेंशन करिए फैक्टर विच लेड टू इंडिया एग्जिट फ्रॉम आरसीपी। फिर यहाँ पे आप डिटेल में एक फ्लो चार्ट बनाने की कोशिश करिए, जहाँ पे आप मेंशन करेंगे, देखिए हम फ्लो चार्ट की वजह से हमने अब आंसर को भी लिखा है अपने, तो वहाँ पे जो हमने नोट्स बनाया है उसका आप यूज कर सकते हैं और एक नोट से तैयार करिए। फिर उन नोट्स जो आपने पॉइंट मेंशन किया उन पॉइंट को और ज़्यादा डिटेल में एक्सप्लेन करिए। तो इस तरीके से क्या होगा, जब भी एग्जामिनर आपका क्वेश्चन पेपर देखेगा, आंसर पेपर देखेगा, तो क्या होगा, उसे पता चल जाएगा कि हाँ इस बंदे ने क्या किया है, एक डिटेल में भी दिया है और एक ओवरव्यू भी इसने समझा दिया, तो मतलब इसको सब कुछ मालूम है, तो आपके कोई भी पॉइंट नहीं छूटे होंगे और आप आंसर को अच्छे से लिख पाएंगे। फिर इसके इम्प्लीकेशन के मूव को आप लिख सकते हैं। देखिए इंट्रोडक्शन के आप मैंने यहाँ पे लिया है कि रिसेंटली इंडिया डिसाइडेड टू ऑप्ट आउट द 16 नेशन RCEP ट्रेड डील विच कंसिडर द लार्जेस्ट रीजनल ट्रेडिंग एग्रीमेंट। आप चाहे तो देखिए यहाँ पे मैंने बोला था ना कि आपको क्या करना है, कुछ मेकअप 30% ऑफ द ग्लोबल ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट GDP। आप यहाँ पे जो कितने % पॉपुलेशन है ये चीज भी मेंशन कर सकते हैं, तो एक दो फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन आप अपने हिसाब से और डाल सकते हैं। फिर बॉडी आ जाता है, बॉडी के अंदर क्या आपको लिखना है, ये देखिए फैक्टर विच लेड टू इंडिया एग्जिट फ्रॉम आरसीपी। तो ये देखिए हमने यहाँ पे डिटेलिंग कर दी, आपको एक चार्ट बनाना है, इसके बाद ये इन सारी चीजों को करना है। द ट्रेड डिफिशिएंट विच एग्जिस्टेड FTA पार्टनर, ठीक है, तो यहाँ पे ये सारी चीजें हैं। ट्रेड इंक्रीज FTA साउथ कोरिया एशियन कंट्रीज जापान इंपोर्ट जो है बहुत ज़्यादा है, राइज एंड फास्टर हो जाएगा, इसी वजह से ट्रेड डिफिशिएंट जो है हमारा बहुत तेजी से बढ़ सकता है। तो ये कंसर्न आपको बताना है। डंपिंग चाइनीज गुड्स, जो अभी हमने डिस्कस किया कि चाइना के जो गुड्स हैं, चाइना बहुत तेजी से अपने गुड्स को इंडियन मार्केट के अंदर डंप कर सकता है, तो ये बहुत बड़ा कंसर्न है। इसके ऊपर कोई रूल रेगुलेशन इसके अंदर नहीं बनाया गया है। तो ऑटो ट्रिगर मैकेनिज्म को यहाँ पे डिस्कस किया गया है कि ओपोजिशन फ्रॉम द एशियन कंट्रीज टू अलाउ द इंडिया टू रीच टैरिफ ऑन प्रोडक्ट्स इन इंस्टेंट वेयर द इंपोर्ट क्रॉस द सर्टेन थ्रेशोल्ड। तो यहाँ पे कुछ इस तरीके से एक्सेप्टेंस नहीं किया गया, कुछ रूल्स नहीं है कि एक थ्रेशोल्ड लिमिट लिखिए, इससे ज़्यादा आप इंपोर्ट नहीं कर सकते। ऐसा तो नहीं कि आप बिल्कुल डंप किए जा रहे हैं, आपने इतना ज़्यादा इंपोर्ट कर दिया कि हमारी जो डोमेस्टिक कंपनीज है वो बहुत ज़्यादा प्रभावित होने लगी, वो काम ही नहीं कर पा रही हैं। तो ये सारी चीज़ें रखने की ज़रूरत थी। इंडिया का कहना यह है कि अगर आप इस तरीके से चीज़ों को लेके आते तो ज़रूर हम RCEP को ज्वाइन करेंगे। आपको ये नहीं बोलना है कि नहीं हम बिल्कुल हमको RCEP ज्वाइन ही नहीं करना है, आपको वहाँ पे बताना है कि यहाँ पर रिफॉर्म की ज़रूरत है, RCEP के अंदर आपको सुधार की ज़रूरत है। तो वो सारी चीज़ें आप बताएंगे जिससे हम उसको ज्वाइन कर सके। फिर प्रोटेक्शन फ्रॉम द डोमेस्टिक इंडस्ट्री, जो अभी हमने बात की किस तरीके से आप डेयरी स्टील इंडस्ट्री वगैरह जो हमारी उसको प्रोटेक्शन के लिए हमें ज़रूरत हो जाता है। लैक ऑफ कंसिस्टेंट रूल्स ओरिजिन, बहुत ज़्यादा रूल्स की है पॉसिबल, जो मैंने अभी आपसे डिस्कस किया कि कौन कौन से डील जो हो गई, इस सारी चीज़ों को आप रीड भी कर सकते हैं। क्या इम्प्लीकेशन है इंडिया के एग्जिस्ट होने के बाद। प्रोटेक्शन ऑफ डोमेस्टिक इंडस्ट्री, हमारी डोमेस्टिक इंडस्ट्री को हम प्रोटेक्ट कर पाएंगे, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, इसको मेंशन करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। मिस्ड अपॉर्चुनिटी फ्रॉम द इकोनॉमिक इंटीग्रेशन, हमने क्या कर दिया गया है, एक कुछ नेगेटिव चीज़ें भी हमको लिखनी है कि हम क्या है हो रही है, बहुत सारी अपॉर्चुनिटी को हो सकता है मे बी पॉसिबल कि हम यहाँ पे इकोनॉमिक इंटीग्रेशन हो रहा था उसको हम खो दें, लेकिन हमें अपने डोमेस्टिक इंडस्ट्री को भी बताना हमारा ही काम है। तो ये सारे पॉइंट्स आपको यहाँ पे ध्यान पे रखना है और इन सारी चीज़ों को लिखना है। तो यूज लॉस ऑफ यूज इंडियन मार्केट फॉर द RCEP कंट्रीज, हमारा जो इंडियन मार्केट है वो RCEP कंट्री में भी बहुत अच्छा बूम कर सकता था, कि जो अब नहीं हो पाएगा। क्योंकि देखिए हमारी वैसे भी इतना ज़्यादा कॉम्पिटेटिव इंडस्ट्री नहीं है कि हम RCEP में कॉम्पिटिशन दे पाए, पर एक पॉइंट है जिसको आप मेंशन कर सकते हैं। राइजिंग चाइना का इन्फ्लुएंस RCEP, अगर हम बाहर निकल जाते हैं तो चाइना का जो इन्फ्लुएंस है वो बढ़ जाएगा और चाइना की इकोनॉमिक पावर बहुत तेज़ी से बढ़ जाएगी। अगर देखिए चाइना को तो यहाँ पे दोनों तरफ से फ़ायदा है, इंडिया अगर पार्टिसिपेट करता है तो फ़ायदा है, नहीं करता है तो फ़ायदा है। तो ये पॉइंट्स को आपको जरूर लिखना है। अगर पार्टिसिपेट करता है तो चाइना क्या करेगा, चाइना को एक बहुत बड़ा मार्केट मिल जाएगा, तो वो डंप कर देगा यहाँ पे अपनी सारी चीज़ें। अगर इंडिया पार्टिसिपेट नहीं करता है तो क्या होगा, जैसे इंडिया ने ऑप्ट कर लिया कि हम आउट होंगे RCEP से, RCEP को ज्वाइन नहीं करेंगे, तो क्या होगा वहाँ पे चाइना का इन्फ्लुएंस बढ़ जाएगा, चाइना अपना ट्रेड बढ़ा देगा RCEP के अंदर बहुत तेजी से, जो स्ट्रेंथन कर देगा, जो कि बाद में हमको जाके प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ सकता है।
तो ये आपको लिखना है। आप इसमें ऐसा लिखिए कि आप रिफॉर्म करने की बात करिए कि इंडिया जो है एग्जिट हुआ है, तो क्यों एग्जिट हुआ है, ये इंटरनेशनल रिलेशन वगैरह में सभी चीज़ों में फ़र्क पड़ेगा, और आप इसमें आरसीईपी के अंदर रिफॉर्म की बात की जा रही। फिर एक छोटा सा 2-3 लाइन का आप कंक्लूजन लिख सकते हैं कि इंडिया को ट्रांसलेट करना चाहिए, विड्रॉल फ्रॉम द आरसीईपी टू कमिटमेंट डोमेस्टिक रिफॉर्म की ज़रूरत है, हमें एक नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी की ज़रूरत है कि हम अपने आप को उस लेवल पे ग्लोबल वैल्यू चेन में जो है मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के अंदर जो है बूस्ट कर सके, इसलिए हमें अपनी डोमेस्टिक इंडस्ट्री को इतना कैपेबल बनाना है। तो यही सारी चीज़ें आपको लिखना है। सो कैसा रहा डिस्कशन आज का, आपको कमेंट सेक्शन के अंदर बताना है, साथ में लेक्चर को शेयर कर देना है। अगर चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाक से इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को जरूर दबाइए, जिससे जब भी कोई भी इंपॉर्टेंट वीडियोस मैं आपके साथ शेयर करूं तो आप तक नोटिफिकेशन पहुंच जाए। तो फटाफट इसको शेयर कर दीजिए। टेलीग्राम, व्हाट्सअप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, जितने भी सोशल मीडिया हैं वहाँ से आप हमसे जुड़ सकते हैं और वहाँ पे आप शेयर कर सकते हैं। क्योंकि देखिए इंस्टाग्राम के अंदर मैं बहुत सारी चीज़ें जो है पिक्चर्स वगैरह पोस्ट करता रहता हूँ, इंपॉर्टेंस जो आपके एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट है। फेसबुक के अंदर हम डालते रहते हैं कोई भी इस तरीके से पोस्ट। आपको कहीं से भी कोई भी इंफॉर्मेशन मिल रही है तो आप लर्निंग एटीट्यूड बना के रखिए और बस शेयर करते रहिए, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का फ़ायदा हो पाए। सो थैंक यू वेरी मच फॉर द डिस्कशन।